अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। इंतखाबी निशान के बगैर इंतखाबात लड़ने वाली PTI के लिए इंतखाबी नताइज के बाद फौरी चैलेंज किसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद का था। फौरी मकासद यही थे कि आज़ाद अरकान को वफादारी बदलने से पहले ही किसी सियासी जमात के डिसिप्लिन में लाया जाए और मखसूस नशस्तों को हासिल किया जाए। इस हवाले से मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद की खबरें सामने आई। चेयरमैन MWM अल्लामा राजा नासिर ने भी PTI के हिमायत याफ्ता कामयाब अरकान असम्बली को खुश आमदीद कहा और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को इमरान खान की अपनी जमात करार दिया। मगर फिर यह खबर आई कि PTI ने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की बजाय सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला कर लिया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के वुक्कला क़यादत मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के इत्तेहाद से नाखुश थी। फिर इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया जिसमें कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें नहीं दी जा सकती क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तों के लिए फहरिस्त ही जमा नहीं करवाई। इलेक्शन कमीशन का मजीद ये कहना था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवारों ने इंतखाबात के लिए बतौर जमात ही हिस्सा नहीं लिया। अब सूरत हाल ये है कि PTI के कई वुकला रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद को गलती करार दे रहे हैं। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि पहले फैसला यही हुआ था कि शिरानी ग्रुप के साथ इत्तेहाद करेंगे, मगर इत्तेहाद नहीं हो सका। अगला ऑप्शन MWM थी, मगर आखिरी वक्त में फैसला तब्दील हुआ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद हो गया। बैरिस्टर अली जफर मजीद ये कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला गलत था, पहले MWM और अगले दिन फैसले का तब्दील होना। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि उन्होंने इमरान खान से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से इत्तेहाद का फैसला तब्दील नहीं किया। कुछ लोग इमरान खान से मिलने अडियाला गए और बाहर आकर उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद करने का ऐलान कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इस इत्तेहाद पर शेर अफजल मरवत का भी यही मौक़िफ़ है। दूसरी तरफ इस सूरत हाल में चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा का कहना है कि PTI के दोस्त मामलात घर में ही हल करें तो बेहतर है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला बानी PTI ने किया था, हमारी तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं की गई थी। उनके मुताबिक इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशस्तों तक उनके पास बताने को बहुत कुछ है। कुछ बोल दिया तो कई लोग शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि PTI के इतने नामवर वुकला ने ऐसी जमात से इत्तेहाद किया ही क्यों जो उनके कानूनी और सियासी तकाजे ही पूरे नहीं कर सकती थी। सवाल तो ये भी है कि इस मामले में खुद इमरान खान किस हद तक जिम्मेदार हैं। क्या वो इस सारी सूरत हाल से बाखबर थे या फिर शऊरी तौर पर उन्हें बेखबर रखा गया। इसी पर पैनल की राय जानेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और जैगम खान। प्रोग्राम का सवाल आप सबके लिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला गलत था, PTI के कई रहनुमाओं का मौक़िफ़। क्या वुकला रहनुमाओं ने जानते बूझते बानी PTI को बेखबर रखा? हसन निसार साहब, आपको क्या लगता है इतना बड़ा एक फैसला लेना था जिससे जमात को फ़ायदा होता और वुकला ही लीड कर रहे थे जमात को, उन दिनों मामला तो उनके हाथ में थे, बड़े बड़े नाम हैं, ये समझ ही नहीं पाए, समझा नहीं पाए? देखिए आयशा, आपने ये बहुत बहुत बड़ा, बहुत संगीन है ये जानते बूझते PTI रहनुमा को बेखबर रखा। ये बहुत बड़ी इमोरलिटी और चीटिंग की ज़ैल में आता है। एक बात और आपने की कि बड़े बड़े वकला, बड़ा वकील ज़रूरी नहीं है अच्छा सियासतदान भी हो। सो मेरा तो सादा सा एक जवाब, हम्बल सा, बिल्कुल बच बचा के ये है कि मेरे नज़दीक वल्लाह ही बेहतर जानता है, अक्ल, शऊर, विजन, दानिश, तजर्बे की कमी भी हो सकती है। मैं इससे ज़्यादा इस सिचुएशन में तबसरा नहीं कर सकता। मेरे पास ना कोई इल्म है ना इन्फॉर्मेशन है और ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि किसी ने जानबूझ के, ये तो मरवाने वाली बात है ना। तो हुआ तो यही ना। I'll avoid that। मगर हसन साहब देखिए, आपने कहा कि बड़ा वकील अच्छा सियासतदान नहीं होता, मगर सर इन्होंने तो वुकला वाली राय ही देनी थी, लॉ की जबान में ही समझाना था कि कौन सा फैसला जमात के हक में जाएगा, कहाँ खड़े होना है। ये तो ज़्यादा बेहतर किसी वकील नहीं बताना था, क्योंकि अगर हम इंट्रा पार्टी इंतखाबात से अब तक का मामला देखें तो तमाम लीगल मामलात में तो फंस रही है PTI। तो आयशा, ये बड़े वकील होने का सर्टिफिकेट भी आप जारी कर रहे हो ना, मैं तो नहीं कर रहा। सर बैरिस्टर अली जफर है, गौहर खान है, लतीफ़ खोसा है, सलमान अकरम राजा है, शुएब शाहीन है। नहीं, उस सब कुछ है, सब कुछ है। ये आपका ख्याल है ना, जो परफॉर्मेंस है वो कुछ और बोल रही है। तो मैं आई डोंट वांट टू, बिकॉज ये किसी की इंटेग्रिटी पे उंगली नहीं पूरा हाथ उठाने वाली बात है और मैं अवॉइड करूँगा।
मैं इतना ही है कि कमी होगी दानिश की, तजर्बे की, विजन की, अक्ल की, सियासी फहम की, मतलब कुछ भी कह लो आप। ये भी हो सकता है कि मैं टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, मेरी एबिलिटी इतनी सी है, मैं आपको कोई एडवाइस करता हूँ जो गलत साबित होती है, तो उसमें बदनीयती का नहीं, तो मैं नहीं रिस्क ले सकता कि मैं बात करूं। आपके ख्याल में क्या इमरान खान को दुरुस्त मालूमात जेल में मिल रही होंगी? ग्राउंड रियलिटी क्या थी? क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खुद इलेक्शन ही नहीं लड़ रही अपने सिंबल से, जमात के फोरम से? पता होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। गिवन कंडीशंस में आयशा सबसे अहम रिक्वायरमेंट कुछ लोगों की ये होगी कि उसको कंफ्यूज किया जाए, मिसलीड किया जाए, मिस इन्फॉर्म किया जाए। सिंपल प्लेन कॉमन सेंस, सवाल ही नहीं पैदा होता। इस चीज के बारे में तो मैं हल्फन कह सकता हूं, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो दुश्मनदार दो लोग आपस में, दो खानदान टकरा जाए। हमारे लालपुर का बड़ा मशहूर केस है, वो बंदे प्लांट करते हैं फलाना इधर उधर करने के लिए, तो ये इसको रूल आउट नहीं कर सकते आप। बिल्कुल ठीक बात की आप। ठीक है शहजाद साहब, सियासी फहम तो एक तरफ रखते हैं क्योंकि खुद बानी पीटीआई जेल के अंदर है, वुकला ही की बड़ी तादाद उनको मिल रही थी या उनकी हमशीरा की मुलाकात हो रही थी। ये जो फैसला हुआ कितना, जब मैं कह रही हूँ कानून के बड़े बड़े लोग, अब तो जाहिर बात है छोटे नाम नहीं है, बाबर अवान मिले, सलमान अकरम राजा हैं, लतीफ़ खोसा हैं, अली जफ़र हैं, ये सबके सब लोग, तो ये तो बहुत एक मामूली सी और छोटी बात है। क्या दुरुस्त और समझा नहीं पाए, फैसला लेने में कहीं गलती हुई या कहीं मैनिपुलेशन हो गई? शायद छोटी बात ना हो। अच्छा, पहली बात तो ये मैं समझता हूँ कि जो हसन साहब ने कहा ना कि सियासत और वकालत में कुछ फ़र्क ज़रूर होता है। ये ज़रूरी नहीं कि हर वकील एक अच्छा सियासतदान भी हो, गो कि वो अच्छा सियासतदान भी हो सकता है, लेकिन अच्छा सियासतदान अगर वकील है तो अच्छा वकील ज़रूर हो सकता है। बाहर सूरत ये इसको एक तरफ रखिए। देखिए, वाज़ेह चीज़ें थी जो कि सामने नज़र आ रही थी और हमारे अपने प्रोग्राम में ये डिस्कस हुई और मैंने भी बात की और उन्होंने भी बात की। और बुनियादी बात ये थी कि जब आप आज़ाद के तौर पे एग्री कर लेते हैं और वहाँ पार्लियामेंट में आज़ाद के तौर पे पहुँचेंगे, तो फिर जो पार्टीज इलेक्ट होके आई हैं उनमें से किसी एक को ज्वाइन करना पड़ेगा। जबकि SIC जो सुन्नी इत्तेहाद है, ये तो एक मेंबर भी इलेक्ट नहीं हुआ था। तो जब इन्होंने उसके साथ अपने आप को अटैच कर लिया तो अपने आज़ाद उम्मीदवार तो सिक्योर कर लिए, लेकिन मखसूस नशिस्तें नहीं हो सकती थी क्योंकि वो तो 26 मई से पहले लिस्ट देनी थी। तो 26 जनवरी से पहले लिस्ट देनी चाहिए थी। तो अगर ये पहले से प्लान, जब आपका बल्ला गया आपके हाथ से, आपको हवाओं का रुख मुखालिफ नजर आया और आपने समझा कि हमारा जो केस सुप्रीम कोर्ट में हम निशान के लिए लड़ रहे हैं ये हमारे हक में जा रहा है, लेकिन जब नतीजा आया तो मुख्तलिफ आया। उस सूरतों में सियासी जहन जो थे पार्टी के, जो बाहर थे, जो मिल बैठ सकते थे, उनको ये सोचना चाहिए था कि अब अगले कदम क्या है, 3-4 जिसका क्या हमें दिफा करना है, जिसके लिए तैयार करना है अपने आप को। मेरा ख्याल है वहां पर गलतियां हुई। चाहे मैं समझता हूँ MWM होती, शिरानी साहब होते, या ये SIC जिस तरीके से है, या कोई और जिसका कोई एक मेंबर भी पार्लियामेंट में इलेक्ट होके नहीं आया, अगर ये उसको भी ज्वाइन कर लेते तो यही कुछ होता जो इस वक्त है। हाँ, अपने तौर पे, ग्रुप के तौर पे, आज़ाद उम्मीदवारान के तौर पे तो रहते, लेकिन ये नहीं हो सकता था कि मखसूस नशिस्तें इनको मिलती, क्योंकि इन्होंने तो लिस्ट ही नहीं दी हुई थी उस पार्टी की तरफ से। एक तो ये बुनियादी गलती थी जो कि उस वक्त हमने जिक्र किया, और ये तो बड़े जहन वाले लोग थे, लेकिन हो सकता है वकील बहुत अच्छे हों, लेकिन सियासी सोच के तौर पे तो। या दूसरा मिसप्लेस कॉन्फिडेंस कि क्योंकि मैं सो एंड सो हूं, मैं जब अदालत में खड़ा होऊंगा तो अदालत मेरी बात मानेगी ही मानेगी। अदालत का ऐसा कोई मूड नहीं था आपकी बात मानने का। जब हवाएं आपके मुखालिफ चल रही हों तो बादबानों को चेंज किया जाता है, उसको उसी तरीके से नहीं रखा जाता जिस तरीके से फेयर विंड्स में रखा जाता है। तो बादबानों का रुख अगर आप तब्दील नहीं करते और नताइज मुख्तलिफ अपने एक्सपेक्ट करते हैं, तवक्को करते हैं, तो वो ऐसा कभी नहीं हो पाता। मेरा ख्याल है कि PTI जिस शक्ल में आज मौजूद है उसकी बुनियादी वजह यह है कि फ्रेगमेंटेड है लीडरशिप अंदर है, बाहर कोई लीडरशिप एग्जिस्ट नहीं करती। बुनियादी गलती इमरान खान साहब ने यह की कि कोई डेलीगेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी नहीं की। हर फैसला आज भी जेल के अंदर से होता है, उसमें गैप आ जाए तो फैसले गलत हो जाते हैं, डिलेड हो जाते हैं। अगर गलत इंफॉर्मेशन गई तो गलत फैसले हो जाएंगे अंदर से। तो वो जो एक हायरार्की होती है किसी पार्टी के अंदर, तंजीम के अंदर, वो चूंकि मौजूद नहीं है, इसलिए आपको एक फ्रेगमेंटेड बिखरी सी लीडरशिप नजर आती है। इस तरह 100 तरह की आवाजें हैं। तो ये अगर वो ये समझें और जानें तो उनको फौरन से पहले एक PTI का बाहर, यानी जो इस वक्त जेल से बाहर हैं, एक कोई ना कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए जिसके अंदर डेलीगेट करें अथॉरिटी और पावर और सियासी फैसले करने की कुव्वत, जब तक वो खुद बाहर नहीं आते। और फिर उसके बाद, वरना PTI अगले साल, 1.5-2 साल के अंदर
हो सकता है कि जिस तरह से बिखर रही है शायद उसका निशान भी ढूंढना मुश्किल हो जाए। इस बुरे तरीके से उसको पीटीआई को निकल के बाहर जब वो ढूंढना चाहेंगे तो नहीं मिल पाएगी। ठीक है, शिरानी ग्रुप, MWM और फिर SIC, आखिर कहीं तो फैसला तब्दील हुआ और उसकी कोई वजूहात भी होंगी, और क्योंकि कानूनी तौर पर मामले को देखा जा रहा था। अब सार साहब, वकला के पास PTI की कमान नजर आई पिछले चंद महीने में, उनको सीटें भी मिली, नशस्तें भी मिली इलेक्शन लड़ने के लिए। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात से शुरू करें, इंतखाबी निशान का केस हो, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला हो, फिर से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला फैसला हो, मिस हैंडलिंग नजर आती है मामलात की। आपको क्या लगता है कि क्या फैसले दुरुस्त नहीं हो पा रहे हैं, या अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि वो डिवीजन जो है वो तमाम मामलात को खराब कर रही है PTI के लिए? दोनों चीज़ें हैं, फैसले भी दुरुस्त नहीं हो पा रहे और डिवीजन भी फैसलों पे असरअंदाज हो रही है। लेकिन डिवीजन खुद क्रिएट की गई है और टॉप से की गई है, इमरान खान साहब ने की है। ये तो बिल्कुल जाहिर है, इस पे अगर कोई समझता है कि ये नहीं हो रहा, नीचे वकील ही अपनी दुकान चलाए जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वो शख्स बहुत सादा है जो समझता है। अच्छा। वकीलों के हाथ में गेम किसने दी है? पॉलिटिकल जितने भी लीडर्स थे सेकंड ईयर PTI के, उनको साइडलाइन किसने किया? क्या आपको ये नजर नहीं आता कि देयर इज अ मेथड इन दिस मैडनेस? इमरान खान साहब की एक मीटिंग हुई अली अमीन गंडापुर से, सॉरी शहबाज शरीफ की और अली अमीन गंडापुर की, वज़ीर आज़म की और वज़ीर आला की। हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया और उसमें यह खदशे का भी इज़हार किया गया कि इतनी अच्छे माहौल में हुई है कि अंदर से रिएक्शन पता नहीं क्या आएगा जेल से, और जेल से रिएक्शन आया अगले दिन, लेकिन वो अली अमीन गंडापुर की तरफ से नहीं आया या उसके किसी और दोस्त की तरफ से नहीं आया। वो किसी और ग्रुप जो अंदर गया था मिलने खान साहब से, वो बाहर आके ये बता रहा है कि खान साहब ने कहा है कि वो तस्वीर खिंचवा के अली अमीन गंडापुर ने अच्छा नहीं किया शहबाज शरीफ के साथ। उसके बाद कल अली अमीन गंडापुर दोबारा मिलने गए हैं और बाहर आके ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने पिछली मीटिंग पे शहबाज शरीफ के। तो ये जो कॉलोनियलिज्म चल रहा है PTI में कि डिवाइड एंड रूल है, डिवाइड एंड रूल, ये बहुत कामयाबी से चल रहा है। इससे PTI की सियासत को अगर नुकसान पहुंच रहा है तो उसके जिम्मेदार PTI के हेड हैं और कोई नहीं है, और हर एक की अपनी गेम है, इस पे कोई शक नहीं है कि हर एक की अपनी गेम नहीं है। तमाम वकीलों की, कतई कलामी की माजरत, ये जो डिवाइड एंड रूल चल रहा है ये कोई फायदा देगा सियासी जमात को? क्योंकि हम जितने भी, मैंने ऊपर मामलात का जिक्र किया, वहां तो बतौर सियासी जमात नुकसान हो रहा है PTI को। देखिए, मैं ये बात, आपकी बहुत अच्छा सवाल है आपका, मुझे भी ये बात समझ नहीं आती। तमाम सियासी जमातें ये करती हैं, ख़ासतौर पे जब वो पावर में होती हैं, पावर के बाहर भी, वो अपने सेकंड टियर लीडरशिप को या उससे भी नीचे वाली को लड़ा के रखती है, एक दूसरे के खिलाफ पिच किया जाता है ताकि ऊपर जो बादशाह सलामत हैं वो कायम रहें। अब ये बदकिस्मती आप इसे कह लें, और मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये है, और ये शॉर्ट साइटेडनेस है। इससे ना पार्टी बनेगी, ना पॉलिटिकल प्रोसेस मजबूत होगा, ना मुल्क को कोई फ़ायदा होगा। लेकिन जो शख्स ताकत में, एक शख्स बैठा हुआ है पार्टी के अंदर, ताकत उसके पास रहेगी, और यही हो रहा है। इसका नुकसान हो रहा है, लेकिन ताकत तो उन्हीं के पास है ना। हरफ आखिर किसका है? सबसे बड़ा लीडर कौन है PTI का? एक है। आप ये नहीं कह सकते कि PTI एक इंस्टीट्यूशन बन गया है, कोई इदारा बन गया। मगर अब साहब फिर देखिए, कतई कलामी की माजरत, वो इस वक्त एक बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। इस वक्त वो डिवाइड अपनी जमात को अगर करेंगे तो जमात तो नहीं बचेगी ना, फिर नुकसान तो सियासी जमात का होगा। मतलब ऑपोजिशन टाइम है, हार्ड टाइम्स हैं, इसमें किस तरह खुद, या फिर उन तक सही मालूमात नहीं पहुंच रही, ये भी मुमकिन है। जेल के अंदर हर जाने वाला एक मुख्तलिफ बात, मुख्तलिफ कानून की तशरीह करके आ रहा हो, ये तो जमात का नुकसान है ना, सियासी नुकसान। ये सही मालूमात नहीं पहुंच रही, सही मालूमात नहीं पहुंच रही, ये बहुत नाइव व्यू है। उनके पास बहुत सही मालूमात पहुंच रही हैं, हर तरीके से पहुंच रही हैं। एवं नहीं, उन्होंने IMF के खिलाफ ऑफिस के सामने जो पाकिस्तान के अहलकारों के ख़िलाफ़ मुजाहरा हुआ है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मुजाहरा हुआ है, IMF को कहा गया है कि पाकिस्तान को फंडिंग ना करें, ये आपके ख्याल, और उन्होंने अंदर से, आपने सुना नहीं उनका बयान आया कि बिल्कुल ठीक हुआ है। सारी कौम कह रही है गलत किया है, वो कह रहे हैं ठीक किया है। तो आपके ख्याल में ये मालूमात के बगैर हो रहा है? ये मालूमात नहीं, ये इंस्ट्रक्शन पे हो रहा है। ये इंस्ट्रक्शन पे पार्टी के अंदर ये फसाद फैलाया जा रहा है। उसका फायदा वो समझते हैं कि उनको हो रहा है, शॉर्ट टर्म में उनको फायदा हो रहा है, लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं है। ये वो नहीं समझ पाए। पहले उन्होंने जितने फैसले किए हैं शॉर्ट टर्म में, उनके ख्याल में
असम्बलियों से इस्तीफे दे देना, असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देना, ये उनके ख्याल में बहुत अच्छे इक़दाम थे। शॉर्ट टर्म में शायद उन्हें कोई फ़ायदा हुआ हो, लॉन्ग टर्म में उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ, इसीलिए अब अंदर बैठे हुए हैं, अब सिस्टम से निकल नहीं रहे। लेकिन और नई गेम शुरू की हुई है, साथ डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल करके मुहिम चला देते हैं पूरी की पूरी फ़ौज के ख़िलाफ़। इस्टेब्लिशमेंट को कुछ नहीं कहते, इस्टेब्लिशमेंट की गोद में चढ़ के बैठना चाहते हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम चला देंगे। ये जो कल अफगानिस्तान से हमला हुआ है परसों, उस पर क्या मुहिम चली है? ये आपके ख्याल में बगैर किसी बैकिंग के, बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी डायरेक्शन की चल रही है ये सब कुछ? ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो वहाँ बैठे हुए हैं, जिनका पाकिस्तान से कुछ लेना देना ही नहीं है, ये इसकी मालूमात क्या अंदर खान साहब को नहीं है आपके ख्याल में? ठीक हो गया। अगर उन्हें IMF के बाहर होने वाले मुजाहरे की खबर है तो उन्हें ये खबर नहीं है। इस पर उन्होंने बयान दिया आज तक कि आप ये ना करें, ये गलत है। पाकिस्तान IMF का भी पाकिस्तान को नुकसान होगा, आम फौजी के मरने पर पूरी फौज को गलत कहना, और इस्टेब्लिशमेंट के जो असल किरदार है उनको बख्श देना। ठीक है, इस पे उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन दी है? नहीं। क्यों नहीं दी? क्योंकि ये फायदे में जा रहा है ना उनके, वो नफरत पे तो पिक एंड चूज एंड डिवाइड एंड रूल के हिसाब से चल रहे हैं, और वही जिम्मेदार हैं बकौल आपके। बिल्कुल, मैं जी ठीक हो गया जी, बिल्कुल बिल्कुल। बक स्टॉप्स एट हिज टेबल। किसी भी सियासी जमात का लीडर जो है, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, PTI हो, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट हो, buck stops at the table of the boss. That's it. दुरुस्त। ज़ैगम साहब, आपकी राय में वकला रहनुमाओं ने जानते बूझते बेखबर रखा PTI के लीडर को? पार्टी के अंदर फसाद कौन फैला रहा है, और खुद बानी PTI किस हद तक जिम्मेदार हैं इस पूरी सूरत हाल के? क्योंकि दरारी और बहुत से मामला और बातों में पता चलता है किधर मूव कर रहे हैं और क्यों मूव कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये रिकग्नाइज करना चाहिए कि सख्त तरीन माहौल में, बदतरीन माहौल में, तमाम तर गलतियों के बावजूद PTI ने बेहतरीन परफॉर्म किया इलेक्शन में, इसी टीम के साथ, इन्हीं वकीलों के साथ जो पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे थे, ऑलमोस्ट विदाउट एनी इलेक्टेबल। तो कुछ तो पार्टी में है ना, और कुछ इन लोगों में है। अगली बात, बिल्कुल वकीलों की पार्टी सियासी गलतियां करें, काबिल फ़हम है कि सियासत में नए आए हैं, वकालत में तो नए नहीं आए। बिल्कुल, वकालत में ये गलतियां करें, अदालत में अपना सीन बनाएं, अदालत में बगैर तैयारी करके जाएं, इनको क्लू ना हो कि आइन में क्या लिखा है, कानून में क्या लिखा है, एंटिसिपेट ना कर सकें कि अगर हम कोई एक्शन लेंगे तो उसके क्या नतीजे निकलेंगे। मिसाल के तौर पर पार्टी इलेक्शन पर ये ठीक वक्त पे पार्टी को गाइड ना कर सकें, डायरेक्शन ना दे सकें, वक्त पे ज़रूरत के मुताबिक पार्टी इलेक्शन ना करवा सकें, कुछ मफरूज़ों की बुनियाद पे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसे बाकी पार्टियों को कोई नहीं पूछता तो हमें भी कोई नहीं पूछेगा। फिर पार्टी से इल्हाक के मसले पे शिरानी ग्रुप का आपने बताया, दरमियान में एक बल्लेबाज भी आया था, ऐलान भी कर दिया गया था, फिर वो बल्लेबाज भाग गया था। नहीं सर, वो गुम गया था, कुछ वो भागा नहीं था, गुम गया था और फिर नमूदार हो गया था। जी, लेकिन इन्होंने बता दिया था कि हम जा रहे हैं, लेकिन वो गायब हो गया। जी, ऐसा ही है। उसके बाद MWM का भी आया, भी आपको पता नहीं है उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं। अगर आप एक फिरका वाराना जमात के साथ जाएंगे तो इम्प्लीकेशन, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन का आपको पता होना चाहिए। आप उनके लिए भी सीन क्रिएट कर रहे हैं, अपने लिए भी क्रिएट कर रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद के साथ गए, दरमियान में जमात इस्लामी से भी बात हुई थी, वो भी हम भूल रहे हैं उस लिस्ट में, उसके साथ भी काफ़ी आगे चले गए थे। तो इतने आप रोमांस कर रहे हैं टीनेजर्स की तरह, 60 साल 70 साल की उम्र में, इतना कानून पढ़ने के बाद, तमाम कागज़ों को साइन करने के बाद, तो ये तो एक कमाल की बात है। I think this should be made accountable by the party. ज़ैगम साहब, ये जो कमाल की बात हुई है, ये वकला के मशवरों की वजह से हुई है, वकला में किसी तकसीम की वजह से हुई है, कोई एलिमेंट ऐसा मौजूद है, या फिर ये बानी PTI का डिवाइड एंड रूल है? देखिए, वकला की जो नालायकी है वो बिल्कुल सामने है। जो कुछ हमें बता रहे थे वही अंदर जाके बता रहे होंगे ना। जिस तरह की बातें वो सुप्रीम कोर्ट में कर रहे थे, जिस तरह का वो अपना नमूना बना रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, हम देख रहे थे। तो अंदर जाकर जो थोड़ा सा टाइम मिलता है उनको सरगोशी करने का, उसमें कोई नई लॉजिक तो नहीं लेकर आएंगे ना। हम देख रहे थे कि वो बार भी टीवी के सामने बोलते हुए भी, अदालत में बोलते हुए भी, वो ब्लंडर्स पे ब्लंडर कर रहे थे। इसका मतलब है वो मिस इन्फॉर्म कर रहे थे। वो इमरान खान को, अपने पार्टी लीडर को भी ठीक गाइडेंस नहीं दे सके। लेकिन फिर ये भी देखिए कि फैसला साजी के लिए एक माहौल चाहिए होता है। जब इस तरह का माहौल हो, जब इस तरह पार्टी तितर बितर हो, ये तो अब आके थोड़े नजर आने शुरू हुए हैं ना। जिस तरह सब लोग छुपे हुए हों,
किसी फोरम पे इकट्ठे ना हो सकें, तो उसमें क्या फैसला साजी होगी? कि बड़ी ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माजरत, जब आप ऐसे बोर्ड में हो कि आपके हालात आपके खिलाफ हों, तो आप सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा जुस्तजू करते हैं और लड़ते हैं कि आप सर्वाइव करें और बेहतर निकाल सकें। बट हमें यहाँ पीटीआई के साथ कानूनी मामलात में, जबकि लॉयर्स ही लीड कर रहे हैं जमात को, हमें वो सर्वाइवल मोड नजर नहीं आता कि बेहतर फैसले कर पाएं। देखिए, लड़ने की हद तक तो वो बहुत अच्छे लड़े हैं, पॉलिटिकली तो उन्होंने सर्वाइव किया है, लेकिन कानूनी रेलम में मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आपसे इत्तफाक कर रहा हूँ, साथ सियासी मैदान में भी वो ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो उनकी अब लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए ख़तरा हो सकते हैं। और उसकी एक बहुत अहम वजह वो है जो इमरान खान खुद कहा करते थे कि मैं अपनी पार्टी को एक अदारा बनाऊंगा, एक इंस्टीट्यूशन बनाऊंगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जैसे दूसरी जमातें कोई इदारा नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, पार्टी और पार्टी का मालिक हम मानी है, मुतरादिफ है। इसी तरह पीटीआई में भी इमरान खान और पीटीआई मुतरादिफ हैं। ना इनके पास उस जेल से बाहर कोई फैसला साजी का स्ट्रक्चर है, कोई निज़ाम है, और ना ही इख्तियार है। दुरुस्त हो गया, दुरुस्त। देखिए, मैं शहजाद चौधरी साहब से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, ऐसे हालात में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक, आप अथॉरिटी डेलीगेट करें, आपने जिसको चेयरमैन बनाना है उसका फैसला साजी का भी इख्तियार दें, और बड़े काबिल आदमी नज़र आते हैं, सुलझू नज़र आते हैं। साफ लगता है कि जो पीटीआई के जो इस वक्त चेयरमैन हैं, जो बाहर हैं, गौहर साहब, वो एक रास्ता निकाल सकते हैं। बात फिर वहीं आ जाती है ना, सुलझजुई दरकार है या नहीं दरकार है ना ज़ैगम साहब। फिर सुलझजुई दरकार हो तो मामला आगे बढ़े ना। शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हाँ, मैं सिर्फ नायत एहतराम के साथ ज़ैगम साहब से एग्री करते हुए सिर्फ एक गुजारिश छोटी सी उनकी खिदमत में या अपने साथियों की खिदमत में, मुझे यूँ लगता है कि इस दफ़ा जो पीटीआई का वोट जिस तरीके से सियासी परफॉर्मेंस थी, उसका ताल्लुक ज़्यादा उनकी सियासी हिकमत अमली से नहीं था, क्योंकि सियासी हिकमत अमली एक्चुअली एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। उनको अलबत्ता ये यकीन ज़रूर था कि जो वोटर है वो हमारे हक में निकलेगा, और ये जो यकीन, इन्होंने ना कोई कैंपेन किया ना कुछ किया, छुपे हुए थे। ये तो वोटर ने कमाल दिखाया और वोटर निकल के आया और उसने उनको एक नई जिंदगी और नई हयात दी। बिल्कुल दुरुस्त। मेरा ख्याल है कि उनको उस वोटर का मरहून मिन्नत होना चाहिए, अपनी सियासत का मरहून मिन्नत नहीं होना चाहिए। ये मैं इसलिए वाजे कर रहा हूँ क्योंकि कहीं वो ये ना गलत समझ बैठे कि हमारी सियासत बहुत अच्छी है और उसकी वजह से हमने, ये भी एक अच्छा इशू है, ये भी डिबेटेबल चीज है। चलें जी, एक ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक आएंगे तो बात करेंगे 4,500 अरब किसकी जेब में और 460 अरब रुपए किसके लिए, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। डॉक्टर हफीज पाशा का शुमार पाकिस्तान के ऐसे माहिरीन मईशत में होता है कि जिनको पाकिस्तान में पॉलिसी साजी का मौका भी मिलता रहा है, यानी वो पाकिस्तान के सियासी और माशी निज़ाम को इसकी गहराइयों के साथ जानते हैं। हफीज पाशा के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत 35% से बढ़कर 45% हो गई है और 11 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। बेरोजगार नौजवानों की तादाद 2 करोड़ हो चुकी है। 90 लाख मजदूर बेरोजगार हैं। एक तरफ गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की सूरत हाल ये है, तो दूसरी तरफ हफीज पाशा ही के मुताबिक पाकिस्तान की सियासी, रियासती, कारोबारी और जागीरदारी अशराफिया को मुख्तलिफ तरह की मुराद देकर उन पर 4,500 अरब रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि गरीबों की भलाई के लिए शुरू किए गए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए सिर्फ 460 अरब रुपए ही मुख्तस किए गए हैं। ये आदादो शुमार कोई सोशलिस्ट माहिर मईशत नहीं दे रहा, बल्कि एक ऐसा शख्स दे रहा है जो अशराफिया की बहबूद के लिए बनाए गए इस निज़ाम की बारीकियों को खुद अपने तजर्बे की बिना पर बहुत करीब से देख चुका है। बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ IMF से कर्ज लेने के लिए जहां पहले ही महंगाई में पिसी हुई अवाम पर बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल और बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की कीमतों में इजाफे करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, ऐसे में क्या इसी निज़ाम का हिस्सा रहने वाले हफीज पाशा की बातों को हुक्मरान संजीदगी से लेने के लिए तैयार होंगे? इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे, सवाल आपके सामने रखेंगे। अशराफिया के लिए 4,500 अरब रुपए की मलाई, गरीब के लिए 460 अरब रुपए की खुरचन। क्या हमारी रूलिंग एलीट कभी बदलने को तैयार हो पाएगी? हसन निसार साहब। देखें, पाकिस्तान के हवाले से एक मिसरा मुझे याद आया किसी का पुराने, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। ठीक जी। पहली बात तो ये है कि आपके सवाल में एक बुनियादी नक्स है कि
पाकिस्तान की एलीट तारीखी तौर पे एलीट है ही नहीं। ये गोरों के मुखबरों, कसीदा खानों, जंग में कमियों को भर्ती कराने वालों की औलादें हैं, और इस पे सैकड़ों किताबें हैं। समझ गए हो? जी। उस वक्त की असल एलीट की सूरत हाल ये थी कि शहजादियों को बावर्चियों से शादियां करनी पड़ी पेट पालने के लिए, जिंदा रहने के लिए, और शहजादों को यक्के चलाने पड़े जिसे हम टांगा शांगा कहते हैं, और भीख मांगनी पड़ी। ये भी किताबों में है, जाहिर है मैं तो उस वक्त नहीं था। दूसरी किस्म उस वक्त पैदा हुई और मार्ज़ वजूद में आई जब क़याम पाकिस्तान के वक्त जाली क्लेमों और जाली ज़ातों का वायरस फैला और इस इंतहा का फैला। इस पे भी एक दो किताबें मौजूद हैं। तीसरी किस्म ने तब जन्म लिया जब कम्मी और रजील अजलाफ लोगों ने रूप धारा उसका एलीट का, और सिनेमाओं उस वक्त बहुत बड़ा कारोबार था, ये याद रखना। सिनेमा का इजाज़तनामा या परमिट या जो भी उसे कहते थे, लाइसेंस, ट्रांसपोर्टर्स जितने होते थे, ये याद रखना, ये सबसे बड़ी रिश्वत थी। फिर था एक बोनस वाउचर स्कीम। ये सारे इजाज़तनामे इस तरह की, ये दीगर सहूलतें इस तरह की सहूलतकारों को, दलालों को, जैसे मंडी में नहीं होते जी, ये अकबरी मंडी में भी, कपड़े की मंडी में भी दलाल होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं जी। अच्छा, और औकात क्या है? ये इंटरव्यू है अमीर मोहम्मद खान का कि इस मुल्क की एलीट वो है, गवर्नर से गोरे से मिलने जाती थी और ये कुत्तों की तरह बैठे रहते थे दोपहर तक, ईद मुबारक, और दोपहर को पैगाम आता था साहब का कि उनको बोलो तुम्हारा सलाम कबूल किया, और फिर वो आपस में जफ्फियां डालते थे, डालियां लेके गए होते थे, आपस में जफ्फियां डालते थे और एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे। सही। पहले एलीट को तो आप समझ लो ना। आखिरी बात, पंजाबी का एक मुहावरा है, सदियों पुराना, चूंकि उर्दू से बहुत पुरानी है पंजाबी, इंसान अपनी हड्डी तो पछाणिया जाता है। मॉडर्न साइंस ने साबित किया और उसका नाम रखा डीएनए। अब आपने मेरा अबसार साहब के साथ फड्डा पड़वा देना है, ठीक है? ये सदियों पुराना मुहावरा है। तो फिर मैं यहाँ पहुंची कि आपको नहीं लगता है कि बदलने को तैयार होंगे? आप पहले मुझे कंक्लूड कर लेने दो, मैं टाइम सबसे कम लेने वाला हूं। जी कीजिए। ज़हन में ये रखें कि सांपों के घर सांप, भेड़ियों के घर भेड़िए पैदा होते हैं, और जिनके अपने पेट सदियों से भूखे पेट भरने में ना आते हों, वो आटे बांट कर हातम ताई की कब्र पे फ्लाइंग के मारते हैं। बस ठीक हो गया जी। तो छुप के करने वाले काम है। हुजूर का हुक्म है दाएं हाथ से दो, बाएं को पता ना चले, तुम्हारे अपने बाएं को पता ना चले। ठीक। बाहया आदमी, बागैरत खानदानी आदमी देते हुए डरता है, शर्माता है, आंखें नहीं मिलाता। चलें, ठीक है जी। अबसार साहब, हफीज़ पाशा साहब जो निज़ाम का हिस्सा रहे हैं, वो खबरदार कर रहे हैं निज़ाम को, क्या सियासी और रियासती जो अशराफिया है उसके सर पर जूं रेंगेगी? नहीं रेंगेगी, तब्दीली नहीं मुमकिन है। ये रियासती अशराफिया कौन सी होती है? पहली दफ़ा सुना मैंने ये लफ्ज़। ये कौन सी है सर? जो आपका निज़ाम चलाती है पूरी, आप नहीं जानते हैं? मसलन बड़ी तशरीह करके उन्होंने बताया इसके अंदर होंगे, उसमें कोई इंसान है, कोई जिन है, कौन है? सीनियर मिलिट्री के लोग होते हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं इसके अंदर, जमींदार हैं, सरमायादार हैं, बड़े बड़े ताजिर हैं, सबके सब शामिल है सर, जो फैसला साज और पॉलिसी साज है मेरे। बिल्कुल, ये उन्होंने कहा, ये उन्होंने कहा, बिल्कुल है। तो ठीक है, इनसे पूछ लें क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ और क्यों करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। हम तो इनसे पूछ भी नहीं सकते, हमें तो इजाज़त नहीं है इनसे सवाल करने की भी, बात करने की भी। तो कैसे चीज़ें ठीक होंगी? यहाँ पे तो इनके ये तो कारोबार है ना, नौकरियाँ जो हैं ये कारोबार हैं, और ये बिजनेस है वो तो है ही कारोबार। तो कारोबार में पैसा कमाते हैं, आप कहीं और जाके खर्च करते हैं, बस सादा सा फॉर्मूला है। जब तक ये आप इस साइकिल को नहीं तोड़ेंगे
तब तक कुछ नहीं हो सकता। मलेशिया में बड़ी एग्जांपल देते हैं हम महातिर मोहम्मद के, हम बच्चों के नाम अपनों के रखते हैं महातिर मोहम्मद पे, एक काम उसके किए हुआ है हम नहीं करते। वो क्यों कामयाब हुआ था? 70s में आया वो, और हम बड़ा यहाँ पे उसको बुला बुला के चूमते हैं। क्यों कामयाब हुआ था? उसका कॉर्नर स्टोन उसकी पॉलिसी का था भूमिपुत्रा पॉलिसी। भूमिपुत्रा क्या है? सन ऑफ द सॉइल। उसने कहा जिसके पास दूसरी शहरियत है किसी और मुल्क की, उसको कोई ओहदा नहीं मिलेगा सरकार में, कहीं नहीं मिलेगा, निकल जाए यहां से। जो मलेशियन होगा, सिंगल सिटीजनशिप होगी, वो काम करेगा, उसको सरकारी ओहदा मिलेगा। अगले ने 15-20 साल में काया पलट दी मलेशिया की इस बुनियाद पे कि आपके बच्चों ने भी यही रहना है, आपने भी यही रहना है, उसी पब्लिक स्कूल में आपने भी जाना है। और जिसको कमी कमी कहते हैं ना डीएनए की वजह से, कमी वही, एक तरफ तो आप कमी कहते हैं, शहजादे कमी बन गए, दूसरे कमी को हमने यहाँ गाली बना दिया है। तो कमी जिनको आप कहते हैं ना, वो और सो कॉल्ड इलीट जो ये ज़मान पार्क में भरी हुई क्लेम का जिसका जिक्र कर रहे थे, क्लेम डाल डाल के फिर HSN में दाखिला लेके अंग्रेजी बोलते हैं, समझते हम बड़े बड़े आला ख़ानदान से आ गए। इन लोगों के बच्चे एक स्कूल में जाते, एक हॉस्पिटल में जाते, एक जगह गोल्फ खेलें और एक जगह बेंटे खेलें। हम बेंटे खेलें, अखरोट खेलें, और अशराफिया के बच्चे गोल्फ खेलें। सही। तो फिर ये दोनों दुनियाएं मिलती नहीं हैं। और यहाँ आपने शुरू में कहा था ना कि खुरचन, ये हम खुरचन हैं और वो मलाई हैं। किसी दिन मलाई अगर एक तय लगा दी ना नीचे प्लेट में और ऊपर खुरचन डल गई तो स्वाद बड़ा आता है। खुरचन और मलाई मिला के कभी आप भी खाएं, जर्दे की खास तौर पे। तो मुझे लगता है अभी आपने इफ्तार किया, खाना नहीं खाया तो है, तो आपको काफ़ी मलाई और खुरचन मज़ा दे रही है, जर्दा भी है, ठीक है। एक ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक से वापस उठाया। जब तक साइकिल नहीं तोड़ेंगे कामयाब नहीं होंगे। तो क्या ये साइकिल तोड़ पाने की सलाहियत है या खुद साइकिल टूटने को तैयार है? मजीद गुफ्तगू इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। 11 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे, 2 करोड़ नौजवान बेरोजगार, 90 लाख मजदूर बेरोजगार। अशराफिया की औलादों ने अमेरिका, बरतानिया, स्पेन, मुत्तहिदा अरब अमारात में अपनी जायदादें और कारोबार बना लिए। शहजाद साहब, क्या गरीब के बच्चे के लिए ये साइकिल टूटेगा? नहीं टूटेगा। इसलिए नहीं टूटेगा कि देखिए, आपको जस्ट एज अ रेफरेंस, $17.5 अरब, $17.5 बिलियन की मरात और ये जो सब्सिडीज हैं ये आपकी अशराफिया खा जाती है साल के अंदर। 17.5 अरब जो हिस्सा बनता है गरीब का, उससे 99.9% जो बाकी लोग हैं वो सिर्फ $1.5 अरब के ऊपर उनका इक्तफा करते हैं। तो $1.5 अरब उनका, 17.5। जबकि आपके मुल्क के अंदर मुश्किल से जो आपकी बरामदात होती हैं, जो डॉलर लेके आती हैं, वो 25, 28, 30 इस तरह करके, अगर आप बहुत अच्छा साल लग जाए तो 30 हो जाता है, वरना 26-27 पे आप रहते हैं। और यही कुछ वहाँ से बाहर से जो पैसा पाकिस्तानी भेजते हैं, तकरीबन इतना ही आपके मुल्क में आता है। तो उसमें से 17.5 अरब की मरात और सब्सिडीज ये अशराफिया का। अशराफिया है कौन? अशराफिया वो है जो कि इस वक्त पार्लियामेंट में बैठी है। 1% जो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हैं, या जो 1% आपके अमीर सरमायादाराना लोग हैं, 22% जमीन पाकिस्तान की उनके कब्जे में है, 22% लैंड होल्डिंग्स है उनके पास। यही डॉक्टर साहब की इंटरव्यू से मैं कोट कर रहा हूं जो कल रात को उन्होंने दिया। उसके बाद ये कौन लोग हैं इसके अंदर? उन्होंने कहा, मैं भी आज ही पढ़ रहा था किसी जगह के ऊपर, कि जो हमारे जैसे डेवलपिंग मुल्क होते हैं इसके ऊपर सबसे बड़ा मसला क्या है, इनकी हुकूमतें किस तरह की होती हैं? या डिक्टेटरशिप होगी या फैमिली डायनेस्टीज होंगी। ये दो, जहां पर सरमायादार भी फैमिली डायनेस्टीज में कन्वर्ट हो जाएं और फिर वो अशराफिया जो सरमायादार पे एग्जिस्ट करती हो, कंपोज करती हो, फैमिली डायनेस्टीज हो, और आपकी वो वाली जिसको आप रियासती डायनेस्टीज कहते हैं, जब डिक्टेटरशिप की शक्ल में ना भी हो, ये सब मिलके जब पॉलिसी बनाते हैं तो फिर वो पॉलिसी बनाते हैं जिसमें 17.5 अरब खाया जाता है। ये कौन लोग हैं? 1142 आपके तकरीबन रफली, अब थोड़ा बहुत नंबर चेंज हुए, लेकिन 1142 की आपकी टोटल पार्लियामेंट थी, सूबों को मिला के और नेशनल असेंबली को मिला के, सेनेट को मिला के। 500 खानदान है जो 1142 लोग प्रोवाइड करते हैं आपको। किसी भी एनालिसिस करके देख लें, 500 खानदानों का जिक्र, ये हमारे बड़े जो काबिल लोग हैं जो रिसर्च करते हैं, सियासी रिसर्च करते हैं, उनकी अखबारात के अंदर आए हुए फिगर्स मैं कोट कर रहा हूँ। ये 500 लोग हैं। तो अशराफिया को डिफाइन करना है तो ये है वो अशराफिया, ये है वो अशराफिया जिसका कि हमें जिक्र करना चाहिए और जिनको देखना चाहिए। बाकी देखिए, बगैर गोल्फ खेले खा जाते हैं सब कुछ।
अंदाजा लगाएं, इनका कमाल देखिए। अगले तो बाकी तो गोल्फ खेल के खाते हैं ना, ये बगैर गोल्फ खेले हुए खा जाते हैं। तो ये कहने तो मतलब शहजाद साहब ये इनको ये एहसास आएगा, ये बदलेंगे खुद को शहजाद साहब, या क्योंकि जिनको रूल करना है वो बचेंगे तो रूल होगा ना, उनकी जेब से कितना निकलेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेंगे, क्योंकि इनका अपना किया जरा, खुद ही अपने लिए बनाया हुआ ना, निजाम ही अपने लिए बना हुआ है। कैसे? अच्छा, आपने वो बिल्कुल उन्होंने कहा डीएनए का जिक्र किया और हड्डी का जिक्र किया ना हसन साहब ने जी। जहां हड्डी की जगह सरिया आ जाए तो मुझे बताइए वहां पे फिर हम क्या करेंगे? तो इसलिए खुदारा ये सब के सब लोग मिलके खा रहे हैं इस मुल्क को, खाते जा रहे हैं, बाहर रहते हैं, बाहर से वापस आते हैं, हुकूमतें करते हैं, जब हुकूमतें खत्म होती हैं फिर बाहर चले जाते हैं और अपने मोहल्लों में जाके याशियां करते हैं। मेरा ख्याल है इसको किसी ना किसी जगह पे बंद हो जाना चाहिए। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, IMF से 3 साल के लिए 6 अरब मिल जाएंगे, मगर हफीज पाशा साहब खबरदार कर रहे हैं 100 अरब रुपए रोजाना की आमदन चाहिए जिससे सूद और कर्जों की वापसी होगी। सर ये फरमाइएगा, 100 अरब रुपए रोजाना की आमदन के लिए क्या कोई अमली मंसूबा है? चले अमली नहीं, कोई कागजी मंसूबा भी मौजूद है यहाँ पर? देखिए, इस सूरत हाल को मुस्तकिल तौर पे बदलने का तो कोई मंसूबा नहीं है। जो मंसूबा है वो IMF का मंसूबा है और वो इस बहरान से निकलने का मंसूबा है या इस बहरान को कंट्रोल करने का मंसूबा है। 3 साल गुजर जाएंगे IMF के, हम फिर वहीं के वहीं हो जाएंगे। और मसला अलीट बारगेन है। इस अलीट का आपस में एक फैसला है कि मुल्क को इसी तरह चलाना है, और इस अलीट में वो 500 सियासी ख़ानदान भी शामिल हैं जिसकी बात हो रही है, इसमें 300 कारोबारी ख़ानदान भी शामिल हैं, इसमें 200-300 अफसरान भी शामिल हैं। ये है पाकिस्तान की अलीट जिन्होंने पाकिस्तान को कैप्चर किया हुआ है और जो पाकिस्तान को अपने मफादात की खातिर चला रहे हैं। और जो बदलने का सवाल है, बदलता खुद को वो है जो बदलने की ज़रूरत महसूस करे, जिसे बदलने से कोई फ़ायदा पहुँचे। जिसको ना बदलने में फ़ायदा हो वो पागल का पुत्र है कि अपने आप को बदलेगा। जिसका फ़ायदा स्टेटस को में है तो वो क्यों अपने आप को बदलेगा? बदलने की ज़रूरत, इस हालत को बदलने की ज़रूरत तो हमारी है। 2.5 करोड़ बच्चा तो हमारा सड़कों पे फिर रहा है बगैर तालीम के। इनके बच्चे तो दुनिया की बेहतरीन दरसगाहों में पढ़ रहे हैं। गुर्बत में तो हम पीछे रह गए हैं, भारत की निस्बत, बांग्लादेश की निस्बत, अब नेपाल की निस्बत भी। तो ज़ैगम साहब, आपकी गुफ्तगू ये कहती है कि इर्तिका तो होना नहीं कि हम बदलेंगे, और इनकलाब कुछ लोग कहते हैं यहाँ आना नहीं, तो हमने ऐसे ही मरते रहना है। देखें, हम तो बोल भी नहीं रहे हैं ना। ऐसे सवाल टीवी पर कितने डिस्कस किए जाते हैं, हम तो आवाज भी नहीं उठा रहे हैं, सियासी तौर पर भी डिमांड नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम तो कह ही नहीं रहे। जो बुनियादी, देखिए अलीट बारगेन में मसला क्या है और जो हमारा भी मसला है, अपना अपना हिस्सा चाहिए। अपना हिस्सा मिल गया, मुतमैन। केक को नहीं बड़ा करना, अपना हिस्सा बीच में से निकालना है। जो सब झगड़ा है बीच में वो अपने हिस्से का है कि हमें अपना हिस्सा मिलना चाहिए, अपने हिस्से को सिक्योर करना है। वो जिस तरह जहाज के अंदर, शिप के अंदर होता है ना एक कमरा, उस कमरे को महफूज बनाना है। शिप के साथ क्या हो रहा है, कोई मसला नहीं। और मसला इस वजह से भी नहीं है कि अलीट ने तो अपने साथ शिप को छोड़ने की बोट्स रखी हुई हैं। उन्होंने तो अपना इंतजाम कर लिया है कि जहाज डूबा तो साथ में उनकी बोट खड़ी है, हिफाजती, उसमें निकल जाएंगे। अमेरिका में, बरतानिया में घर भी मौजूद है, वहां बच्चे भी बैठे हैं, सरमाया भी आधा वहां ट्रांसफर कर दिया है। प्लान बी तो पूरी एलीट का मौजूद है। कौन सी एलीट का मेंबर है जिसका प्लान बी नहीं है? बिल्कुल ठीक। प्लान बी तो हमारे पास नहीं है। हमारा यही प्लान मुल्क प्लान ए है, हमारा यही मुल्क प्लान बी है, यही मुल्क प्लान सी है। दुरुस्त हो गया। तो लड़ने की तो हमें जरूरत है और इस मुल्क को बदलने के लिए अलीट से झगड़ने की जरूरत है। लड़ने और समझने की जरूरत आवाम को है, मगर ये साइकिल तब तक नहीं टूटेगा जब तक ये आवाज नहीं उठेगी। और यह बात भी दुरुस्त है कि वो खुद को क्यों बदलेंगे जिनको इससे फायदा है, और क्योंकि फायदा ले रहे हैं तो बदलने को तैयार नहीं होंगे। इसलिए अवाम को अपनी बात कहना पड़ेगी, अपनी राय रखना पड़ेगी कि हमारा हिस्सा हमें दें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।